हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 क्लास 10 की हिस्ट्री का, जिसका नाम है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। और हम करने वाले हैं इसका पार्ट सेकंड, यानी फर्स्ट पार्ट मैं पहले अपलोड कर चुका हूं। ठीक है, यानी ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था। तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझना है ना, तो पहले फर्स्ट पार्ट जाकर आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया तो पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। अगर उन क्वेश्चन का आंसर आपने सही किया है तभी सेकंड पार्ट को कंटिन्यू करना, नहीं तो पहले फर्स्ट पार्ट जाकर देख कर आना। क्योंकि बच्चे, अगर आप सिर्फ ये देख रहे हो कि हाँ ये वीडियो देख ली चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो ऐसा नहीं होता। जब तक समझ नहीं आएगी तब तक अच्छे नंबर नहीं आएंगे। तो इसलिए क्वेश्चन सुनो, बड़ा सिंपल पूछूंगा, इतना टफ भी नहीं पूछूंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, तो आप तो मेरे को ये बताओ कि स्पिनिंग का क्या मतलब होता है। ठीक है, अगर आपने वैसे अगर जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 6 पढ़ रखा होगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, तब भी स्पिनिंग का मतलब आप बता दोगे। सेकंड है कि स्पिनिंग जेनी क्या है, ये स्पिनिंग जेनी किस चीज़ का नाम है। ठीक है, और थर्ड आप मेरे को ये बताओ कि जो कॉटन मिल है सबसे पहले कौन सा बंदा लेकर आया था, ब्रिटेन के अंदर या मैं कहूँ यूरोप के अंदर। ठीक है, 3 सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। अगर इसका आंसर आपने दे दिया, और जिस भी बच्चे ने सबको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर, और जिसने भी सही दिया उसका जो कमेंट है उसको हार्ट भी मिलेगा और मैं पिन भी करूंगा। ठीक है जी, ताकि बाकियों को आंसर पता चल जाए। चलो, अब आ जाते हैं हमारे पार्ट सेकंड पर। बट एक बार फर्स्ट पार्ट में से जो भी हमने पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। हमने देखा था कि बहुत सारे लोग जो है, वो जो मर्चेंट वगैरह है वो शहरों से निकलकर गांव में जाने लग गए। हमारे जो पीजेंट वगैरह उनको काम देने लग गए। उसके बाद है ना, धीरे धीरे इंग्लैंड में क्या था, 1730s के टाइम में फैक्ट्रियाँ वगैरह भी आने लग गई। और पहले क्या होता था कि हमारा ब्रिटेन जो है ना, वो रॉ कॉटन मंगवाता था, उसके कपड़े बना के दूसरी कंट्री में भेजता था। और 1760s में वो 2.5 मिलियन पाउंड का ही कॉटन इंपोर्ट किया करता था, यानी अपने पास मंगाता था रॉ कॉटन, उससे कपड़े बनाता था। बट 1787 में 22 मिलियन पाउंड हो गया, यानी बहुत ज़्यादा हो गया। मतलब वो ज़्यादा क्वांटिटी में कपड़े बनाने लग गया था ब्रिटेन फैक्ट्री के अंदर। ठीक है जी, अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और याद रखना, जब मैं चैप्टर की वीडियो में बोलता हूँ ना कि ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे रट लो, तो मेरे कहने का मतलब है रट लो, डिट्टो आएगा पेपर में। ठीक है, द पेस ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसका मतलब है कि जो हमारे ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, फैक्ट्री आ रही थी धीरे धीरे, उसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा था, उसके क्या फीचर है, क्या फ़ायदा हो रहा था, क्या नुकसान हो रहा था, कितनी तेज़ी से हमारा जो ब्रिटेन है उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, देखो यही है कि हाउ रैपिड वॉज द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो 4 पॉइंट है। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ब्रिटेन के अंदर है ना, सबसे पहले 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री थी जो आई, वो है कॉटन इंडस्ट्री और मेटल इंडस्ट्री। सबसे पहले कॉटन इंडस्ट्री ने ग्रो करना शुरू किया। जैसे आपको पता ही है, हमने बिल्कुल चैप्टर की शुरुआत में ही देखा था कि मर्चेंट सबसे पहले गांव में जाकर उनको कपड़ा वगैरह का ही काम दिया करते थे, फार्मर वगैरह को। ठीक है, तो फर्स्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था वो 1840s तक कॉटन की वजह से आया। ओके, उसके बाद धीरे धीरे स्टील इंडस्ट्री भी ग्रो करने लग गई। स्टील इंडस्ट्री क्यों ग्रो करने लग गई? क्योंकि जो हमारा ब्रिटेन था ना, इंग्लैंड या ब्रिटेन, जिस भी कंट्री पर उसने कब्जा किया था 1840s के टाइम में या 1860s के टाइम में, वहाँ पर उसने रेलवे बनाना शुरू कर दिया। जैसे कि इंडिया भी ब्रिटिश की कॉलोनी में से एक था, ब्रिटिश ने हमारे पे भी रूल किया है, तो वहाँ पर इंडिया के अंदर उन्होंने रेलवे वगैरह बनाना शुरू कर दिया। अब रेलवे वगैरह उन्होंने इंडिया में बनाना शुरू कर दिया, तो रेलवे के लिए क्या चाहिए बनाने के लिए? स्टील चाहिए, आयरन चाहिए। तो उन्होंने इंडिया में स्टील और आयरन, इंग्लैंड में स्टील आयरन बनाया और उसको फिर इंडिया में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। 1873 में ब्रिटेन ने 77 मिलियन पाउंड जो है, वो उतने अमाउंट का जो स्टील है उसको दूसरी कंट्री में, अपनी कॉलोनी में, जिसमें से इंडिया भी एक था, वहां पर भेजा। ठीक है, जो कि कॉटन एक्सपोर्ट से डबल था, यानी 30-35 मिलियन पाउंड का जो है वो कॉटन एक्सपोर्ट किया जाता था, या कॉटन के कपड़े एक्सपोर्ट किए जाते थे। बट अगर बात करें हमारे आयरन एंड स्टील की, दैट वाज अराउंड 77 मिलियन पाउंड। ठीक है, सेकंड मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपको पता है कि हाँ, इंडस्ट्री तो आ गई थी, फैक्ट्री तो आ गई थी, कौन लेकर आया था? रिचर्ड आर्कराइट, है ना, सबसे पहले कॉटन मिल या मिल कह सकते हो आप, तो आई थी। बट है ना, ये पूरी तरीके से हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को डिस्प्लेस नहीं कर पाई। इसका मतलब है कि आज भी बहुत सारे ऐसा प्रोडक्शन था जो कि आज भी लोग अपने घरों में करते थे। फैक्ट्री पे बहुत ही कम जो है वो लोग जो है, वर्कर जो है वो काम करते थे। अब क्यों वर्कर जो है फैक्ट्री में कम काम क्यों करते थे, ये भी अभी हम देखेंगे। वैसे तो मैंने आपको हिंट दे दिया था, क्योंकि फैक्ट्री वगैरह में मशीनें जो रखना बहुत महंगा पड़ता था, और ये सारी की सारी चीज़ें। बट आप आई होप ये समझ गए हो कि सेकंड चीज़ थी कि जो नई इंडस्ट्री आई थी ना, उसने पुरानी इंडस्ट्री को पूरी तरीके से डिस्प्लेस नहीं करा। जबकि जो 20% जो हमारी वर्कर है ना, सिर्फ 20% वर्कर या 20% से भी कम वर्कर जो है वो टेक्नोलॉजिकल एडवांस इंडस्ट्रियल सेक्टर में वर्क करते थे। मतलब आज भी 80% जो काम होता था ना, लार्ज पोर्शन ऑफ प्रोडक्शन जो भी होता था, आउटपुट जो भी होता था, वो फैक्ट्री में नहीं होता था, वो होता था आउटसाइड।
कहाँ पर, विद इन दी डोमेस्टिक यूनिट, आज भी बहुत सारे लोगों के घर में काम होता था। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमें समझ आ गया कि इंडस्ट्रियल फेस का हमारा सबसे मेन चीज कॉटन और हमारा मेटल था। सेकंड, हमने देखा कि नई इंडस्ट्री आने की वजह से पुरानी इंडस्ट्री पे ज़्यादा कुछ फर्क पड़ा नहीं, पुरानी इंडस्ट्री आज भी उतनी अच्छे से चल रही थी और आज भी प्रोडक्शन लोगों के घरों में ही होता था, सिर्फ 20% जो है वो फैक्ट्री में काम करते थे, या मैं कहूँ टेक्नोलॉजिकल एडवांस इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करते थे। तीसरा है कि मैं आपको बता दूं कि जो द पेस ऑफ द चेंज इन ट्रेडिशनल इंडस्ट्री वाज नॉट सेट बाय द स्टीम पावर कॉटन और द इंडस्ट्रियल मेटल इंडस्ट्री। इसका मतलब है कि जो हमारी कॉटन और जो हमारी मेटल स्टील इंडस्ट्री थी ना, तो उसमें जो स्टीम पावर्ड इंजन है ना, मतलब स्टीम पावर्ड इंजन यानी भाप से चलने वाले जो इंजन थे ना, उसका कोई इतना वो आया नहीं, मतलब उसका आप कह सकते हो कि इतना ज़्यादा चेंज नहीं आया मतलब कॉटन और मेटल इंडस्ट्री में जो आप कह सकते हो स्टीम से चलने वाले जो इंजन होते थे, आप इतना याद रखो, इंजन जो होते थे ना हमारे कॉटन और मेटल इंडस्ट्री में, वो नहीं आए थे। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं हमारे कॉटन और मेटल इंडस्ट्री पे, क्योंकि ज़्यादा इनोवेशन हुई नहीं थी हमारे कॉटन और मेटल इंडस्ट्री में, जैसे पहले काम होता था वैसे ही अब होता है। बट हम ये भी नहीं कह सकते कि कुछ इम्पैक्ट ही नहीं पड़ा। ठीक है, देखो कॉटन और मेटल इंडस्ट्री में डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, बट बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, जैसे पोल्ट्री में, बिल्डिंग में, फूड प्रोसेसिंग में, ग्लास वर्क में, टैनिंग वाले चमड़ा वगैरह का काम, फर्नीचर मेकिंग में, और इन सारी की सारी चीज़ों में जो नॉन मैकेनाइज थे, नॉन मैकेनाइज यानी जहां पर मशीनों का यूज नहीं हो रहा था, वहां पर भी कुछ इनोवेशन हो रही थी जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कॉटन इंडस्ट्री को इफेक्ट कर रही थी। दोबारा से बताता हूँ, थर्ड पॉइंट ध्यान से सुनना। पॉइंट ये लिखा हुआ है कि जो हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थी ना, उसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आया, कॉटन और मेटल इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा वॉज नॉट सेट बाय द स्टीम इंजन, स्टीम पावर्ड कॉटन एंड मेटल इंडस्ट्री। मतलब जो हमारा ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में है ना, इतना ज़्यादा कोई चेंज नहीं आया, बट हम ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल ही स्टेगनेट रही, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारी इंडस्ट्री में कुछ कुछ चेंज आए, कुछ कुछ इनोवेशन आई। ठीक है, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूरे के पूरे मार्केट को, पूरे के पूरे इंडस्ट्री को अफेक्ट कर रही थी। ठीक है, जैसे कि देखो मानो जूते के अगर सोल बनाने वाली कुछ टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होती है तो पूरा जूता इंप्रूव होता है, पूरे जूते में चेंज आता है। तो वैसा ही था कि इन सारी चीज़ों में, इन चीज़ों के में थोड़ी इनोवेशन होने की वजह से पूरी मार्केट में इनोवेशन हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि टेक्नोलॉजिकल चेंज अकर स्लोली। जो टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा था ना, वो बहुत धीरे धीरे आ रहा था। अब क्यों आ रहा था धीरे धीरे? क्योंकि बहुत सारे जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे ना, बहुत सारे जो बिजनेसमैन थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, मर्चेंट थे, उन्होंने ना न्यू टेक्नोलॉजी को इतनी अच्छे से एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, रिपेयर में बहुत ज़्यादा पैसे लगते थे। ठीक है, और दे वर नॉट इफेक्टिव एज द इन्वेंटर एंड दी मैन्युफैक्चर क्लेम। और सबसे बड़ी बात है, जो मैन्युफैक्चर और जो हमारे इन्वेंटर है वो बोलते थे मशीन इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, तो उतनी भी अच्छी नहीं थी। तो इसकी वजह से टेक्नोलॉजी को बहुत धीरे 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 एक्सेप्ट किया गया। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। वही है, कॉटन मेटल में चेंज आया, बहुत कम जो लोग हैं वही न्यू इंडस्ट्री में वर्क करने लग गए। जो स्टीम पावर इंजन है कॉटन और मेटल इंडस्ट्री में, उसमें इतना चेंज नहीं आया, बट बाकी इंडस्ट्री में आया। और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है वो बहुत धीरे धीरे हुई, यानी टेक्नोलॉजी को मर्चेंट ने बहुत कम जो है एक्सेप्ट करना शुरू किया था स्टार्टिंग के अंदर। बाद में तो कर ही लिया था उन्होंने, बट स्टार्टिंग में उन्होंने मशीन को खरीदना प्रेफर नहीं किया। उन्होंने कहा जब मशीन कौन ही खरीदेगा। ठीक है, चलो। बट कुछ कुछ ऐसी जगह थी जहां पर लोगों ने मशीनों को यूज़ करना शुरू कर दिया थी, अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में। बट उससे पहले मैं बता दूं कि आपको अगर इसके नोट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, मेन पॉइंट स्टडी 10, ये मत भूलना, मेन पॉइंट स्टडी 10 जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। 10,100 से ज़्यादा बच्चे हैं इसमें, या 10,000 से ज़्यादा बच्चे हैं, तो इसको ज्वाइन कर लेना। एमसीक्यू वगैरह और ये जो पीडीएफ है मैं सेंड कर दूंगा, जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाएगा मैं यहाँ पर सेंड कर दूंगा, क्योंकि वेबसाइट आपको पता है हमारी वेबसाइट भी है www.mainpointstudy.in। इस वेबसाइट को आप चेक कर लेना, यहाँ पर नोट्स की मैं डायरेक्टली पीडीएफ देता हूँ। ये वाला चैप्टर भी खत्म होता ही मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा, डायरेक्ट पीडीएफ होगी, कोई पैकेज परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ठीक है, कोई नंबर वंबर डालने की ज़रूरत नहीं है बच्चे, आपके लिए एकदम फ्री है। जब तक आप मेरी वॉइस मेन पॉइंट स्टडी पे सुन रहे हो, सब कुछ आपके लिए फ्री है। ठीक है, मैं भी चाहता तो बाकियों की तरह पेमेंट कर सकता था, पर मेरे को पता है कि मैंने अगर पेमेंट लगा दी तो शायद उन बच्चों के लिए अच्छा नहीं होगा जो परचेज नहीं कर सकते। तो अपने को ऐसा झंझट ही नहीं लेना, मैं चाहता हूँ कि सबका जो है सबके अच्छे नंबर आए। ठीक है जी, बाकी अगर कोई बच्चा कंट्रीब्यूट कर सकता है खुद से, क्योंकि वेबसाइट की कॉस्ट मैनेज करना डिफिकल्ट होता है। जिन बच्चों को थोड़ा वेबसाइट के बारे में पता होगा उनको पता होगा कि जैसे जैसे मैं इस पर नोट्स अपलोड कर रहा हूँ वैसे वैसे इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ रही है। और मेरे लिए अभी तो ठीक है, बट बाद में इसको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ऐसा ना हो कि आपको नोट्स मिले और आपके जो जूनियर्स हैं उसको नोट्स ना मिले। तो आप चाहते हो कि ऐसा ही काम मैं कंटिन्यू करता रहूँ, तो कंट्रीब्यूटर्स का बटन दे रखा है, आप वहाँ से कंट्रीब्यूट कर सकते हो। पेटीएम वगैरह का ऑप्शन दे रखा है। और देखो कितना छोटा अमाउंट है, कितना बड़ा अमाउंट है, वो मैटर नहीं करता।
आपका सपोर्ट मैटर करता है। जब आप सपोर्ट करता है ना बच्चा छोटी सी अमाउंट से, तब भी मेरे को लगता है जब वो इतना कर रहा है तो मेरे को भी अपनी तरफ से बेस्ट देना चाहिए, ठीक है। तो आप सपोर्ट कर सकते हो। और देखो, सबसे बड़ा सपोर्ट है ना, अगर आप फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते कोई बात नहीं बच्चे, आप अच्छे नंबर लेकर आओ, अल्टीमेटली सबसे बड़ा सपोर्ट है, ठीक है। आप अच्छे नंबर लाओगे, मतलब दिल को ऐसी शांति हो जाएगी मेरे, ठीक है, मेहनत सफल हो जाएगी नोट्स लिखने की, ओके। और बाकी अगर आप नोट्स डाउनलोड करने जाते हो, ऐड वगैरह मिले तो उसे एक, जैसे वेबसाइट पे आप नोट्स डाउनलोड करने गए, ऐड वगैरह मिले, 10-20 सेकंड रुक जाना क्लिक करके उस ऐड पर, वो भी अल्टीमेटली सपोर्ट होगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अभी हमारे चैनल पर 200 के हो चुके हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आपका क्या, हम सब ही हैं, एक ही पार्ट है फैमिली का, तो फैमिली के दूसरे मेंबर को थैंक यू बोलने का क्या ही फ़ायदा, बट बिना आपके सपोर्ट के कभी पॉसिबल नहीं था। मेरे को आज भी आता है, पहले दिन ही मेरे 30 सब्सक्राइबर थे, उस दिन कभी सोचा नहीं था कि 100 भी होंगे कभी, ठीक है। जब 100 हुए तो लगा नहीं कि कभी इतनी आगे तक आएंगे, तो ये नंबर कभी अचीव नहीं हो पाता, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे मेहनत करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं हूँ कि मैं अकेला हूँ। तो अगर आपको मेरा वर्क अच्छा लग रहा है तो इसमें आपका भी बहुत बड़ा रोल है, आपका भी पार्टिसिपेशन है, तो थैंक यू सो मच, ठीक है। और बाकी हम हमारे डिफरेंट डिफरेंट चैनल है, ये मेरा व्लॉगिंग चैनल है, मन करे तो सब्सक्राइब कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े अपने बारे में बताता रहता हूँ, मन करे फेस देखना हो तो देख लेना। बाकी ये गेमिंग चैनल है और ये है ऐसी है, देख लेना इसको भी। पर सबसे इंपॉर्टेंट है मेन पॉइंट टेक। बेसिकली इस पे मैं ये बताता हूँ स्टूडेंट अर्न कैसे कर सकता है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमें थोड़ी अर्निंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है ना, क्योंकि पेरेंट्स से पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मेन पॉइंट टैग पे जा सकते हो, इस पे जितने भी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है वो यही कर रखी है कि स्टूडेंट अर्न कैसे कर सकता है, ऑनलाइन अर्न कैसे कर सकता है। अब मैं जॉब करने के लिए तो आपको बोलूँगा नहीं, तो ऑनलाइन आप अर्न कैसे कर सकते हो। और बच्चों ने मेरे को है ना अपने यूट्यूब पर $100 कंप्लीट करने का मतलब जो हो गया उसका स्क्रीनशॉट भी भेजा मेरे को बहुत खुशी हुई कि बहुत सारे बच्चों ने एनिमेटेड, क्योंकि मैं इस पर यही बताता हूँ कि एनिमेशन वीडियो बनाकर यूट्यूब पे कैसे अपलोड कर सकते हो, ठीक है, वेबसाइट कैसे बना सकते हो, वेबसाइट पे ऐड कैसे चला सकते हो आप, है ना, यूट्यूब पे कैसे वीडियो बना सकते हो, आप किस टाइप की वीडियो बना सकते हो, बिना फेस के कैसे वीडियो बना सकते हो। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैनल है, तो इसको देखना मत भूलना। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपने जितना सपोर्ट किया है वही बहुत बड़ी बात है। चलो, अब जब हमने स्टीम इंजन की बात करी, हमने देखा, और कॉटन और आयरन जो हमारी कॉटन मेटल इंडस्ट्री में स्टीम से इतना ज़्यादा कोई चेंज नहीं आया, बट स्टीम इंजन के बारे में भी हम देख लेते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है। पहले तो मैं आपको बता दूं, एक पर्सन थे जिनका नाम था न्यू कॉमन, ठीक है। इन पर्सन ने क्या किया था, स्टीम इंजन को प्रोड्यूस किया था, बट जो हमारे जेम्स वॉट थे ना, उन्होंने स्टीम इंजन को इम्प्रोवाइज किया था, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने पेटेंट करवा लिया था। पेटेंट करवाने का मतलब होता है कि अब डिज़ाइन उनका हो गया कि हाँ मैंने इसको चेंज कर लिया है, अब मेरे नाम से ही ये स्टीम इंजन बिकेगा है, मतलब मैं इसका इन्वेंटर हूँ, ऐसे करके उन्होंने पेटेंट करवा लिया, ठीक है। कब, 1781 में, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। और उनका एक फ्रेंड था, इंडस्ट्रियल फ्रेंड, जिसका नाम था मैथ्यू बोल्टन। उन्होंने भी एक न्यू मॉडल से मतलब स्टीम इंजन को मैन्युफैक्चर करना शुरू किया, ठीक है, या मशीनें वगैरह बनाना उन्होंने शुरू किया। बट फॉर द ईयर ही कुड नॉट फाइंड नो बायर, मतलब दिक्कत ये थी कि स्टीम इंजन तो इन्होंने बना लिया, बट बहुत सारे लोग इनकी मशीनें खरीदने के लिए रेडी नहीं थे, ठीक है। एट द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी देयर वर नो मोर देन 321 स्टीम इंजन ऑल ओवर द इंग्लैंड। पूरे के पूरे इंग्लैंड में सिर्फ और सिर्फ 321 हमारे स्टीम इंजन थे। 80 जो है वो कॉटन इंडस्ट्री में, 9 जो है वूल इंडस्ट्री में, बाकी जो है माइनिंग, कैनाल और आयरन एंड वर्क इंडस्ट्री में थे, ठीक है जी। सो इवन मोस्ट पावरफुल न्यू टेक्नोलॉजी दैट एनहांस द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर मैनीफोल्ड वाज द स्लो टू बी एक्सेप्टेड बाय द इंडस्ट्रियलिस्ट। मतलब स्टीम इंजन इतना ज़्यादा तगड़ा रेवोल्यूशन वाला एक इन्वेंशन था, बट फिर भी हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने उसको इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया। इस चीज़ से हमें यही पता चलता है, क्योंकि सिर्फ 321 ही इंजन थे, है ना, पूरे के पूरे इंग्लैंड में, तो इसका मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट ने खरीदे नहीं होंगे, है ना। और वर्कर इन दी मिड 19th सेंचुरी वॉज नॉट अ मशीन ऑपरेटर बट दी ट्रेडिशनल क्राफ्ट पर्सन एंड दी लेबरर। इसका मतलब ये है कि बहुत ऑब्वियस ही बात है, जब मशीनें कम थी, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, मर्चेंट थे, जो काम करवाते थे अपनी फैक्ट्री के अंदर वर्करों से, उन्होंने मशीनें खरीदी नहीं, तो वर्कर को भी मशीनें नहीं चलानी आती थी। तो यही बात लिखा है कि मिड 19th सेंचुरी तक तो जो हमारे वर्कर थे वो मशीन ऑपरेटर थे ही नहीं, ठीक है। लिखा है ना, नॉट अ मशीन ऑपरेटर, उनको पता ही नहीं था मशीन कैसे चलाते हैं, वो बस पुराने तरीके से काम करते थे और लेबरर थे वो, ठीक है। अब थोड़ा सा हैंड लेबर और स्टीम इंजन के बारे में या स्टीम पावर इंजन के बारे में देख लेते हैं। मतलब मशीनों से जो चीज़ें बनती थी और हाथ से जो चीज़ें बनाते थे लेबर, उन दोनों में क्या डिफरेंस था, ठीक है। और कौन लोग जो है, कौन से बिजनेसमैन जो है या इंडस्ट्रियलिस्ट, उन्होंने कम मशीन खरीदी, और बेसिकली मशीन कौन से लोग खरीदते थे उसके बारे में भी हम देखेंगे, ठीक है। देखो,
समझ आ रहा है ना? देखो आपको अगर समझ ना आए कोई भी पॉइंट मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, फर्ज है मेरा बताना, ठीक है जी? क्लियर हो गया ना आपको? देखो एक छोटी सी चीज और बता देता हूँ बीच में, क्योंकि मेन मोटिव तो आपको अच्छे से समझाना ही है। बात ऐसी है, पहले स्टीम इंजन आया था, किसी ने उस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है जी? तो इसी वजह से बहुत सारे वर्कर को भी नहीं पता था स्टीम इंजन कैसे चलाते हैं, ठीक है? ओके, बट हाँ आज देखो स्टीम इंजन ने बहुत तहलका मचा रखा है। पहले जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो स्टीम इंजन को वो समझते थे यार ये तो फालतू का इन्वेंशन है, ठीक है? बट उनको बाद में रियलाइज होने लग गया ये अच्छा इन्वेंशन है, ठीक है? तो अच्छा, तो बेसिकली हैंड लेबर में जो मशीनों से काम नहीं करते थे और जो स्टीम इंजन से काम करते थे वर्कर, उन दोनों में क्या डिफरेंस है और कब इंडस्ट्रियलिस्ट ने, कौन से ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिन्होंने मशीनों को खरीदना शुरू किया और वर्करों को ट्रेन करना शुरू किया, ठीक है? सबसे पहले मैं बता दूं विक्टोरियन एरा। विक्टोरियन ब्रिटेन का मतलब जब जब ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी ना, तो उस टाइम में कोई भी लेबर शॉर्टेज नहीं थी, है ना? बहुत सारे लेबर थे, बल्कि बहुत सारे जो पुअर पीजेंट थे, गांव वाले लोग थे, वो तो आते थे, ठीक है? कहाँ पर आते थे? वो जो है मूव करते थे सिटीज में बहुत बड़े नंबर में, ताकि उनको जॉब वगैरह मिले, ठीक है? तो इंडस्ट्रियलिस्ट को कभी प्रॉब्लम हुई नहीं, क्योंकि देखो जब बहुत सारे लोग जॉब मांगने आते हैं ना, तो उनको आप कम पैसे देके भी काम करवा सकते हो। क्यों? क्योंकि आप बोल दोगे भाई तेरे को काम करना है इतना ही दूंगा, नहीं करने तू चला जा, कोई दूसरा बंदा आ जाएगा, है ना? तो इसलिए इंडस्ट्रियलिस्ट ने कभी भी मशीन को इंट्रोड्यूस करने का सोचा ही नहीं, क्योंकि लेबर जो था वो सस्ता होता था और उन मशीनें लगाने में बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए थी। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि मशीन कौन लगाएगा, लोगों से ही काम करवाओ, ठीक है जी? और सबसे बड़ी बात थी क्यों उन्होंने हमारे इंडस्ट्री, एक प्रॉब्लम, एक चीज़ तो हमें समझ आ गई कि हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने मशीनों का यूज़ इसलिए नहीं किया क्योंकि मशीनें महंगी होती थी और लेबर शॉर्टेज नहीं थी, तो लेबर जो है कम वेजेस में काम करने के लिए रेडी हो जाते थे। ये था पहला रीज़न। दूसरा रीज़न था कि यार बहुत सारी हमारी इंडस्ट्री जो थी ना, वो थी सीजनल। सीजनल का मतलब है बहुत सारे जो हमारी इंडस्ट्री थी उसमें क्या होता था, 6 महीने काम होता था, 6 महीने काम नहीं होता था। जैसे कि बेवरेज इंडस्ट्री यानी शराब वगैरह का, तो ठंडे में तो चलता था, गर्मियों में नहीं चलता था इतना, है ना? तो हमारे जो इंडस्ट्रीज थे ना, गर्मियों में निकाल देते थे कि भाई जाओ जाओ घर जाओ अपने, है ना? अब मशीनों के साथ तो ऐसा नहीं कर सकते, मशीनें 6 महीने नहीं चलेगी तो खराब हो जाएगी। तो ये भी एक दूसरा रीज़न था जिसकी वजह से इंडस्ट्रियलिस्ट ने कभी भी मशीनों को परचेज नहीं किया, ठीक है जी? जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, पहले तो ये पढ़ लेते हैं। इन मैनी इंडस्ट्री द डिमांड ऑफ द लेबर वॉज सीजनल। गैस वर्क हो गया, बेवरेजेस वगैरह हो गई, स्पेशली बिजी थ्रू दी कोल्ड मंथ, यानी ठंड के टाइम में ये काम बड़ा चलता था गैस वर्क का और बेवरेजेस वगैरह का, ठीक है? विंटर वॉज द टाइम दैट शिप वर रिपेयर्ड एंड स्क्रब्ड। स्क्रब्ड का मतलब होता है बेसिकली साफ सही करी जाती थी शिप वगैरह को। तो शिप इंडस्ट्री में भी सर्दियों के टाइम में बहुत सारे वर्कर को रखा जाता था ताकि वो शिप को रिपेयर वगैरह कर सके। इन ऑल सच इंडस्ट्री वेयर दी प्रोडक्शन फ्लक्चुएटेड विद इन दी सीजन, इंडस्ट्रियल यूजुअली प्रेफर्ड हैंड लेबर एंड एम्प्लॉय वर्कर फॉर दी सीजन। तो उनको लगता था इंडस्ट्रीज को यार वर्करों को रखना अच्छा है, मशीन कौन खरीदेगा, फिर 6 महीने बंद रखो, है ना? चलो, इन दी विक्टोरियन ब्रिटेन द अपर, अच्छा एक और रीज़न और क्या था कि मशीनें, समझ आ गया ना कि मशीनों को क्यों प्रेफर नहीं किया जाता था, लेबर को क्यों प्रेफर किया जाता था। एक और रीज़न है इसका। रीज़न क्या है कि जो अपर क्लास है ना, या जो एरिस्टोक्रेट्स है, जो महंगी बातचीत वाले लोग हैं, वो क्या करते थे, प्रेफर करते थे हाथों से बनी चीज़ें, हैंडमेड चीज़ें, क्योंकि ये उनको है ना थोड़ा सा, आप कह सकते हो उनकी क्लास बताता है कि हाँ जी महंगी बातचीत है इनकी, ठीक है जी? तो देवर बेटर फिनिश्ड, उनकी फिनिशिंग अच्छी होती थी, जो हाथ से बनी हुई चीज़ें होती थी, है ना? इंडिविजुअली प्रोड्यूस होती थी, केयरफुली डिज़ाइन होती थी। बट जो मशीन मेड होता है ना, वो कॉलोनी में भेजने के लिए होता था, यानी जो ब्रिटेन में जो भी कपड़े बनते थे वो उनको इंडिया में या जिस भी एरिया को उन्होंने गुलाम बनाया उस पर भेज देते, अफ्रीका वगैरह में। बट जो हैंडमेड जो चीज़ें हैं वो अमीर लोग खरीदा करते थे। तो इसलिए भी जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उन्होंने सोचा यार अमीर लोग ज़्यादा पैसे देंगे तो क्यों ना हम हाथों से ही बनवाए। तो ये भी एक रीज़न आप कह सकते हो। एंड इन दी कंट्री विद दी लेबर, हाँ बट कुछ ऐसी कंट्री थी जहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट ने मशीनों का यूज़ करना शुरू किया। कौन सी कंट्री थी या कौन सा एरिया था? तो मैं आपको बता दूं, अमेरिका के अंदर बहुत बड़े लेवल पर इंडस्ट्रियलिस्ट ने मशीनों का यूज़ करना शुरू किया। अब आप बोलोगे क्यों सर, क्या उनको नहीं दिखा था कि मशीनें महंगी है? पता है दिक्कत क्या थी? हमारे अमेरिका में लेबर शॉर्टेज थी, लोग काम करने वाले बड़े कम थे। ब्रिटेन में तो बहुत काम करने वाले थे, तो हमारे जो मर्चेंट थे या इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको मिल जाते थे वर्कर, बट हमारे अमेरिका में नहीं मिलते थे वर्कर। तो वर्कर नहीं मिलते थे, 2-3 वर्कर हुआ करते थे, तो उनके लिए मशीन लाई गई ताकि वो मशीनों से काम करके उतना ही प्रोडक्शन कर पाए, ठीक है? तो ये बात लिखी हुई है, इन द कंट्री विद द लेबर शॉर्टेज इंडस्ट्रियलिस्ट वर
कीन टू यूजिंग मैकेनिक, मतलब ज़रूरत पड़ गई थी उनको मैकेनिकल पावर यूज़ करने की, सो दैट द नीड ऑफ द ह्यूमन लेबर कैन बी मिनिमाइज, के कम से कम लोगों का यूज़ किया जा सके। दिस वॉज द केस ऑफ द 19th सेंचुरी अमेरिका। अमेरिका में ऐसे ही होता था, बट ब्रिटेन में ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे लोग थे। ठीक है, अब हम थोड़ी वर्कर की हालत भी देख लेते हैं कि अच्छा स्पिनिंग जैनी, यार मैंने गलत कर दिया स्पिनिंग जैनी का पहले क्वेश्चन पूछ के, कि मेरे को लगा चलो वो इस पार्ट में है, कोई दिक्कत नहीं है। लाइफ ऑफ दी वर्कर्स, वर्कर की लाइफ देख लेते हैं कि वर्कर की लाइफ कैसी थी। पहले तो आपको पता चल चुका है वर्कर की लाइफ जो थी बहुत टफ थी। क्यों? क्योंकि उनको 6 महीने काम पर रखा जाता था, है ना, और बहुत सारे ऐसे काम हुआ करते थे जो 6 महीने चलते थे, 6 महीने नहीं चलते थे। और जब काम नहीं चलता था या जो ओनर को लगता था कि यार अब तो इनका काम खत्म हो गया, तो उनको लात मार के निकाल देता था काम से, है ना। बट कुछ ऐसे वर्कर होते थे जो क्या करते थे कि कोई और जॉब ढूंढ लेते थे जो पूरे साल चले। बहुत कम ऐसे लोगों को जॉब मिल पाती थी, ऐसी जॉब मिल पाती थी जो पूरे साल रहे। ज़्यादातर लोगों को जॉब नहीं मिल पाती थी पूरे साल के लिए। ठीक है, बहुत सारे ऐसे वर्कर भी थे जो गांव से आते थे काम की तलाश में, और उनको काम नहीं मिलता था, है ना। ब्रिज वगैरह और नाइट शेल्टर में उनको सोना पड़ता था, मतलब प्रॉब्लम बहुत थी। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत थी हमारे वर्करों के लिए। तो ये ओवरऑल प्रॉब्लम थी हमारी वर्कर की। अब थोड़ा सा इसे पढ़ लेते हैं, तो वही लिखा हुआ है कि अबंडेंस ऑफ द लेबर इन द मार्केट अफेक्टेड द लाइफ ऑफ, जब बहुत ज़्यादा वर्कर हो गए ना, तो एक्चुअल में जो वर्कर थे उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गई। कैसे प्रॉब्लम? अब और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोगों ने गांव से शहर में एंटर करना शुरू कर दिया जब उनको पता चला हाँ यार शहरों में तो काम मिलता है। द एक्चुअल पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जॉब डिपेंड ऑन द एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑफ द फ्रेंडशिप एंड कीन रिलेशन। इसका मतलब है कुल रिलेशन, मतलब कि जॉब है ना बेसिकली उन्हीं लोगों को, इन्हीं वर्कर को मिल पाती है जिनका कोई रिश्तेदार पहले से ही काम पे लगा हुआ हो, है ना, देखा होगा आपने। तो इफ़ यू हैड अ रिलेशनशिप और अ फ्रेंड इन अ फैक्ट्री यू वर मोर लाइकली टू गेट अ जॉब क्विकली, मतलब आपको जॉब मिल जाती थी अगर आपका कोई रिश्तेदार पहले से ही है फैक्ट्री के अंदर या दोस्त वगैरह है फैक्ट्री के अंदर। बहुत सारे जॉब सीकर, जॉब मतलब जो बंदे, जिन बंदों को जॉब चाहिए होती थी, वो पूरी पूरी रात जो है ब्रिज के नीचे और नाइट शेल्टर में गुजार देते थे, है ना। और सीजनैलिटी ऑफ वर्क इन मैनी इंडस्ट्री मीन्ड प्रोलॉन्ज पीरियड विदाउट दी वर्क। अब जब ये हमारा आपको पता है बहुत सारी इंडस्ट्री जो थी ब्रिटेन में वो सीजनल थी, सीज़न ख़त्म हो जाता था तो लात मार के निकाल देते थे, तो उनको उस टाइम बिना वर्क के रहना पड़ता था, बिना काम के रहना पड़ता था। तो इसलिए बहुत सारे जब सीज़न ऑफ हो जाता था, मतलब सीज़न ख़त्म हो जाता था, तो हमारे बहुत सारे जो वर्कर थे वो क्या करते थे, दोबारा से अपने गाँव जाना शुरू कर देते थे। ठीक है, और वहाँ पर वो खेती बाड़ी वगैरह किया करते थे। बट ज़्यादातर जो वर्कर है वो क्या करते थे, और जॉब ढूंढने की कोशिश करते थे, ऐसा काम ढूंढने की कोशिश करते थे जो हमेशा चलता रहे। विच टिल द मिड 19th सेंचुरी वर डिफिकल्ट टू फाइंड, और उस टाइम है ना ऐसी और जॉब ढूंढना जो पूरे साल रहे थोड़ा सा मुश्किल था। वेजिस जो थी वो इंक्रीज तो हुई अर्ली 19th सेंचुरी में, ये पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना। वेजेस जो है वो इंक्रीज तो हुई समवट इन दी अर्ली 19th सेंचुरी, बट दे टेल अस लिटल अबाउट द वेलफेयर ऑफ द वर्कर। बट इससे वर्कर को कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हो पाया। अब आप बोलोगे सर वेजेस इंक्रीज हुई, वर्कर का फायदा नहीं होगा। एक बात बोलो ना सर, यहाँ तो फायदा नहीं हुआ, वेजेस इंक्रीज हुई तो फायदा तो होगा ही होगा। आप कैसे बोल रहे हो फायदा नहीं हुआ? मैं आपको बता दूं फायदा क्यों नहीं हुआ। अगर वर्कर की सैलरी 100 रुपये है मान लो, और चीज़ों का प्राइस है 2 रुपये, ठीक है, वर्कर की सैलरी 200 रुपये हो गई, डबल हो गई, बट चीज़ों का प्राइस क्या हो गया, 10 रुपये। तो आप सोच रहे हो, मतलब सैलरी तो इंक्रीज हो बट चीज़ों का प्राइस बहुत तेज़ी से इंक्रीज हुआ, तो इसलिए उसको ज़्यादा कुछ फ़ायदा हो ही नहीं पाया। यही बात लिखी हुई है कि फॉर इंस्टेंस जो प्राइस था वो बिल्कुल नेपोलियन वॉर में बहुत ज़्यादा हो गया था। ठीक है, बट जो वेजेस थी वो इतनी ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ रही थी। ठीक है, मोर ओवर द कंडीशन ऑफ द वर्कर वॉज सो क्रिटिकल एट द बेस्ट टाइम ऑफ द मिड 19th सेंचुरी, मतलब बहुत बढ़िया से बढ़िया टाइम देखिए ना, मिड 19th सेंचुरी का टाइम ब्रिटेन के अंदर बहुत बढ़िया माना जाता है। बट उस टाइम भी 10% से ज़्यादा लोग जो है वो एक्सट्रीमली पुअर पॉपुलेशन थी। ठीक है, बट और ये तो अच्छे टाइम की बात बता रहा हूँ, और अगर बुरे टाइम की बात करें ना हम हमारे ब्रिटेन के अंदर, तो जब 1830s में बहुत बुरी हार्डशिप चल रही थी, तो उस समय 35 to 75% जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, से जूझ रहे थे, उनके पास जॉब नहीं थी। ठीक है, बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। और दूसरी बात तो है, और जब उनको जॉब नहीं मिल रही थी, उनको पता चला यार नई नई मशीनें आ रही है, तो वो और डर गए। एक मशीन ही है उसमें से स्पिनिंग जैनी। ठीक है, आई एम रियली सॉरी, मैंने पहले इसका क्वेश्चन पूछ लिया, स्पिनिंग जैनी मेरे को पता नहीं था, सेकंड पार्ट में मेरे दिमाग से निकल गया था। ठीक है, चलो, तो स्पिनिंग जैनी बेसिकली अब है ना, हुआ क्या इस वाले पॉइंट में ये बता रखा है कि जो वर्कर थे ना, अब उनको पहली बात तो अनएम्प्लॉयमेंट, वैसे ही जूझ रहे थे वो अनएम्प्लॉयमेंट से, और उनको डर और ज़्यादा लगने लगा जब उनको पता चला नई नई मशीनें आ रही है, और ये जो नई नई मशीनें हैं ना, वो जो पुराने जो बंदे काम कर रहे हैं उनकी छुट्टी हो सकती है, क्योंकि जहाँ बिना मशीन के 100 बंदे काम करते हैं, मशीन आने से सिर्फ 2 बंदे ही काम कर पाएंगे, और बाकी 98 बंदे को निकाल दिया जाएगा, उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत सारे लोग हैं ना मशीनों से डरने भी लग गए थे। पहले तो मैं ये बता दूं, लाइफ ऑफ वर्कर आपसे
पूछा जाता है ब्रिटेन के अंदर, ठीक है। अब स्पिनिंग जेनी बेसिकली एक मशीन है, ठीक है जी, जो वुलन इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस हुई थी। इसका काम जो था, नाम से ही पता चल रहा है, स्पिनिंग। स्पिनिंग, ये पिक्चर है स्पिनिंग जेनी। इसका काम होता है धागा बनाना। क्या बनाना? धागा बनाना, थ्रेड वगैरह इसका काम होता है बनाना, ठीक है। अब हुआ क्या, जब ये नई मशीन आई ना, तो बहुत सारी वुमेन्स ज़्यादातर स्पिनिंग किया करती थी, ठीक है, हाथों से स्पिनिंग वगैरह किया करती थी। जब उनको पता चला यार मशीन है, स्पिनिंग जेनी आ रही है, तो स्पिनिंग जेनी आते ही उन्होंने स्पिनिंग जेनी पर अटैक करना शुरू कर दिया, उसे तोड़ना शुरू कर दिया। कहते जी हम इसको तोड़ के रहेंगे, नहीं तो हमारी जॉब छिन जाएगी, ठीक है। एंड आफ्टर द 1840s बिल्डिंग एक्टिविटी, अब ये वही वही बात लिखी हुई है, व्हेन द स्पिनिंग जेनी वाज इंट्रोड्यूस इन द वुलन इंडस्ट्री, वुमेन हु सर्वाइव ऑन द हैंड स्पिनिंग begin attacking the new machine. This conflict over the introduction of the jenning continue to a long time, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम तक, बहुत आप कह सकते हो 20-30 सालों तक स्पिनिंग जेनी को लोगों ने अटैक करना, वुमेन्स ने ज़्यादातर अटैक करना शुरू कर दिया था, ठीक है जी। आफ्टर दी 1840s बिल्डिंग एक्टिविटी इंटेंसिफाइड, बट उसके बाद 1840s में क्या था, बिल्डिंगें वगैरह बनने लगी, ठीक है, और बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी वगैरह मिलने लगी, क्योंकि बिल्डिंग वगैरह बनने लगी, है ना, सीमेंट का काम होने लग गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने लग गया, ट्रांसपोर्ट काम होने लग गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें होने लग गई। देखो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री जो थी वो डबल हो गई 1840s के टाइम में। तो इससे आप कह सकते हो कि थोड़ा सा लोगों को जॉब मिली। द नंबर ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड इन दी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री डबल, मतलब ज़्यादा लोगों को, डबल एक तरह से, जितने ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में काम करते थे वो एकदम डबल हो गए, ठीक है। एंड दोबारा से 30 साल के अंदर अंदर दोबारा से डबल हो गए, मतलब लोगों को अच्छी खासी जॉब मिल पा रही थी। चलो जी, ये हो गया हमारा पार्ट सेकंड। थर्ड पार्ट जो है मैंने बना लिया नोट, जैसे आपको दिख रहा है। ये थर्ड पार्ट भी अभी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा, ठीक है जी। आई होप आपको ये सेकंड पार्ट अच्छे से समझ आया हो। कोई दिक्कत हो तो नीचे मेरे से पूछ लेना। और बाकी जो हमारे चैनल्स हैं, ठीक है, उनको सब्सक्राइब करना मत भूलना। सबसे इंपॉर्टेंट है मेन पॉइंट है, बेसिकली इस पर मैं यही बताता हूँ कि एक स्टूडेंट अर्न कैसे कर सकता है, पैसे कैसे कमा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है क्या, फ़ोन से एनिमेशन वीडियो कैसे बना सकते हो, लैपटॉप से एनिमेशन वीडियो कैसे बना सकते हो, दूसरे की वीडियो यूट्यूब पे कॉपी करके कैसे अर्न कर सकते हो, ठीक है, वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हो, वेबसाइट से कितनी अर्निंग होती है, सारी चीज़ें। ये चैनल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चे। मैं चाहता हूँ हर एक बच्चा स्कूल से निकलने से पहले पहले कम से कम $100-200 तो अर्न करे ही करे। बहुत सारे बच्चों ने करे हैं 10th में, बहुत खुश है, दिल से खुशी मिलती है, क्योंकि मैंने अपनी स्कूल लाइफ में अर्न नहीं किया था, ठीक है। एंड जब बच्चा अर्न करता है स्कूल लाइफ में और वो कहता है कि सर मैंने वीडियो देख के आपकी मतलब वीडियो वगैरह बनाई, एनिमेशन वीडियो यूट्यूब पर डाली और मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, तो बहुत खुशी मिलती है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ आप भी करो, ट्राई करो, कुछ ना कुछ ट्राई करो। और जो बच्चा ये समझता है कि पैसे जो है वो नहीं कमा सकते हम, अभी तो हम छोटे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है बच्चे। आपसे कम उम्र के बच्चे फोड़ रहे हैं, मेरे से ज़्यादा अर्निंग है उनकी ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में मिलते ही सबसे पहले क्वेश्चन पूछूंगा, उनका आंसर बताना, ठीक है। मिलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर द सपोर्ट, बाय बाय।